नमस्कार दोस्तों, अच्छे होंगे आप सब। और हमारे टॉपिक चल रहा है भारत में सामाजिक और धर्म सुधार आंदोलन। तो इसी टॉपिक के अंतर्गत हम आज बात कर रहे हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर की और उनके योगदान की। तो आप देखें, ईश्वर चंद्र विद्यासागर की यदि हम बात करें तो आप देखो कि इनका जो महत्वपूर्ण योगदान जो है वो है, एक तो इनका शिक्षा के क्षेत्र में, और एक इनका जो योगदान है वो रहा है आपके सामाजिक क्षेत्र में। तो दोनों ही जो योगदान हैं उनके बारे में हम लोग बात करते हैं, और परीक्षा के दृष्टिकोण से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है ये। और हम देखते हैं कि किसी न किसी एग्ज़ाम में इनसे संबंधित जो प्रश्न हैं वो पूछे जाते रहे हैं। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो है, इसमें आप ध्यान रखें कि ये जो विद्यासागर जो है ना, विद्यासागर इनकी क्या है, उपाधि है। और ये जो उपाधि है ये मिली इनको इनकी विद्वता के कारण। इनकी विद्वता के कारण इनको विद्यासागर की उपाधि मिली। जैसे राजा राममोहन राय में भी हमने देखा था कि राय भी एक उपाधि है जो इनकी पैतृक उपाधि थी, जो बंगाल के नवाब के द्वारा उनको दी गई थी। और जो राजा है वो भी उनकी उपाधि रही है जो उन्हें दी गई थी अकबर द्वितीय के द्वारा। तो विद्यासागर इनकी उपाधि रही। और दूसरा एक बात आप ध्यान रखना कि यदि कभी प्रश्न आया आपके 19वीं सदी का महान मानवतावादी, ये यदि कभी प्रश्न आए तो आप देखो कि 19वीं जो सदी है उसमें आप देखें कि विवेकानंद भी हैं, राजा राममोहन राय भी हैं, दयानंद सरस्वती भी हैं। तो आप देखो बहुत सारे लोग हैं। तो यदि ये फैक्ट आपने यदि पढ़ा हुआ नहीं होगा तो आपको परेशानी हो जाएगी, लेकिन अब आपको कोई परेशानी होने वाली नहीं है। प्रश्न यदि कभी आया आपके 19वीं सदी का महान मानवतावादी किसको कहा गया है, तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर को। क्यों कहा गया है? इनके कार्यों के कारण, इनके सामाजिक क्षेत्र के योगदान के कारण और इनके शिक्षा के क्षेत्र के योगदान के कारण। तो पहले बात करते हैं इनके सामाजिक जो शिक्षा से संबंधित जो इनका योगदान रहा है। तो आप देखो कि उस दौर में संस्कृत जो भाषा है, संस्कृत भाषा की यदि हम बात करें तो इस पर जो ब्राह्मण वर्ग है, ब्राह्मण वर्ग का मतलब है जो पढ़ने लिखने से संबंधित जो लोग हुआ करते थे, तो ब्राह्मण वर्ग का एकाधिकार था किस पर? संस्कृत पर। तो आप देखो कि ये खुद भी ब्राह्मण वर्ग से ही है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर खुद भी ब्राह्मण है, लेकिन संस्कृत भाषा पर ब्राह्मण वर्ग का जो एकाधिकार है इसको चुनौती दी गई। किसके द्वारा? ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा। और हम देखते हैं कि जो संस्कृत जो है वो इन्होंने गैर ब्राह्मण जो लोग हैं उनके लिए भी जो संस्कृत है वो इन्होंने रखी कि भाई ये जो लोग हैं ये भी संस्कृत भाषा को पढ़ सकते हैं। और ये जो एकाधिकार जो है, एकाधिकार क्या है? व्यर्थ है। इस प्रकार की जो बातें हैं वो कही गई राजा ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा। फिर हम देखते हैं कि ये पहले आचार्य के पद पे रहे और बाद में ये बनते हैं वहीं पर प्राचार्य। ठीक है, कहाँ की बात कर रहे हैं? आप देखें संस्कृत कॉलेज के अंदर, संस्कृत कॉलेज जो है वहाँ ये पहले आचार्य रहे और फिर ये प्राचार्य भी बनते हैं। और 1850 के आसपास ये प्राचार्य बनते हैं। और आप देखो कि 1850 में प्राचार्य बनने के बाद इन्होंने इस कॉलेज में अंग्रेजी जो भाषा है, अंग्रेजी भाषा को भी इन्होंने बढ़ावा दिया। क्यों? अंग्रेजी भाषा को इन्होंने इसलिए बढ़ावा दिया ताकि अंग्रेजी जो है आधुनिक भाषा है या पश्चिम की भाषा है और विज्ञान जो है वो अंग्रेजी से जुड़ा हुआ था। इस कारण ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने अंग्रेजी भाषा को बढ़ावा दिया ताकि लोग जो हैं विज्ञान के बारे में जानें, या जो भारतीय हैं वो एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण बना पाए और विज्ञान जो है विज्ञान के बारे में भी वो जाने। फिर इन्होंने लगभग 35 स्कूलों की स्थापना में भी क्या है, योगदान दिया है। तो लगभग 35 स्कूलों से क्या रहे हैं, ये संबंधित रहे हैं। फिर हम देखते हैं कि बैथून स्कूल जो महिला शिक्षा को समर्पित था, तो बैथून स्कूल जो है ये स्थापित किया गया था JED बैथून के द्वारा 1849 में, 49 में। तो ये जो स्कूल रहे हैं इन स्कूलों में इन्होंने किसकी भूमिका निभाई है? सचिव की भूमिका। तो बैथून स्कूल में सचिव रहे हैं। लगभग 35 जो विद्यालय हैं उनसे संबंधित रहे हैं। और इन 35 में से कुछ ऐसे विद्यालय भी थे जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के व्यक्तिगत खर्च पर चला करते थे। दूसरा, संस्कृत
जो कॉलेज है संस्कृत कॉलेज के ये प्राचार्य भी रहे हैं और आचार्य भी रहे हैं। और जब प्राचार्य बने तो उसके बाद इन्होंने यहाँ अंग्रेजी भाषा को बढ़ावा दिया था। और दूसरा, इन्होंने संस्कृत भाषा में जो ब्राह्मण वर्ग का जो एकाधिकार है उसको इन्होंने चुनौती दी और गैर ब्राह्मण जो लोग थे उन्हें भी संस्कृत भाषा पढ़ने के लिए इन्होंने प्रेरित किया। और ये स्वयं अध्यापन का भी कार्य करते थे और इन्होंने गैर ब्राह्मण जो लोग थे उनको अध्यापन का कार्य भी करवाया। और आप देखो कि इनकी ये सारी जो गतिविधियाँ थी, इन सारी गतिविधियों के कारण हम देखते हैं कि इनका सामाजिक बहिष्कार भी कर दिया जाता है, सामाजिक बहिष्कार भी कर दिया गया। लेकिन उसके बावजूद ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो है इन्होंने अपने कार्यों को बंद नहीं किया था। तो ये हमने बात की इनकी शैक्षणिक उपलब्धियों की। और अब हम बात करते हैं इनके सामाजिक कार्यों की कि भाई इनके सामाजिक जो कार्य हैं वो क्या रहे हैं। तो 19वीं सदी में हम देखते हैं कि इन्होंने सती प्रथा का विरोध किया, राजा राम मोहन राय भी करते हैं। और इन्होंने विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया, राजा राम मोहन राय भी समर्थन कर रहे हैं। इसके अलावा इन्होंने उस समय के समाज में जो भी रूढ़ियाँ थी सभी रूढ़ियों का ये विरोध करते हैं, सभी अंधविश्वासों का ये विरोध करते हैं। लेकिन इनका बड़ा जो योगदान है जिसके लिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर को जाना जाता है वो है विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को पारित करवाने में इनका बड़ा योगदान रहा है। तो हम बात करते हैं विधवा पुनर्विवाह अधिनियम की। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, ये अधिनियम है आपका 1856 का। जैसे सती प्रथा में योगदान रहा है किसका, राजा राम मोहन राय का। सती प्रथा से संबंधित जो बिल है उसको पारित करवाने में राजा राम मोहन राय का बड़ा योगदान रहा है। तो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो है ये पारित करवाने की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो आप देखो कि उस समय की जब हम बात करें तो आप देखो कि विधवाएं जो होती थी वो एक प्रकार का नारकीय जीवन जिया करती थी। नारकीय जीवन जीने का अर्थ है कि आप देखो कि इनका जो भोजन है, भोजन इनका बेहद रूखा सूखा हुआ करता था। और आप देखो कि इनको सफ़ेद वस्त्र पहनने पर मजबूर किया जाता था। और बहुत सारी सामाजिक और जो धार्मिक परंपराएं थी इन परंपराओं से इन्हें दूर रखा जाता था, या जो धार्मिक और सामाजिक जो उत्सव हुआ करते थे उन उत्सवों से इनको दूर रखा जाता था, या इनका क्या है एक प्रकार से अपशगुन माना जाता था। फिर आप देखो कि इनका मुंडन वगैरह कर दिया जाता था, इनके बाल वगैरह काट दिए जाते थे। और आप देखो कि इनका जो रहन सहन है वो भी क्या है काफ़ी विकृत हुआ करता था, या काफ़ी उपेक्षित हुआ करता था। तो उपेक्षा की दृष्टि से इनको देखा जाता था। तो इन्हीं सब बातों के कारण जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, और आप देखो इससे पहले जो ब्रह्म समाज है, ब्रह्म समाज भी इस संबंध में काफ़ी अच्छा कार्य करता है। इसी प्रकार से महागोविंद रानाडे, करवे, मालाबारी जैसे जो विद्वान हैं इन्होंने भी इस अधिनियम को पारित करवाने में योगदान दिया है। लेकिन बड़ा जो योगदान है वो किसका है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर का है। तो आप देखो कि इसको पारित करवाने के लिए इन्होंने क्या किया। तो आप देखो कि इन्होंने हजारों की संख्या में लोगों से हस्ताक्षर करवाए, और लोगों से हस्ताक्षर करवा करके आप देखो कि इन्होंने पत्र भेजे किसको, सरकार को। और दूसरा, इन्होंने समाज में लोगों को समझाया किसके आधार पर, वेद के आधार पर। और जो अन्य जो धार्मिक ग्रंथ है उनके आधार पर ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो है ये इस बात का तर्क देते हैं कि भाई जो विधवा पुनर्विवाह है, हमारे जो धार्मिक ग्रंथ है, हमारे जो वेद हैं उनमें भी क्या है, मान्य है। कहीं भी ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि जो विधवाएं हैं वो विधवाएं पुनर्विवाह नहीं कर सकती है। तो इस आधार पर ये क्या कर रहे हैं, ईश्वर चंद्र विद्यासागर समाज को समझाने का प्रयास कर रहे हैं, और ये सरकार पर दबाव बना रहे हैं लोगों से हस्ताक्षर करवा करके। जैसे आपको याद होगा कि राजा राम मोहन राय जो है, राजा राम मोहन राय ने भी इसी प्रकार का कार्य किया था सती प्रथा से संबंधित। उन्होंने भी सती प्रथा को अवैध बनाने के लिए उनका जो आधार था वो भी क्या था, धार्मिक था। ये बात हम पहले कर चुके हैं। फिर आप देखो
कि विधवा पुनर्विवाह जो है ये अधिनियम पारित हुआ 1856 में। यहाँ एक फैक्ट है जिसको आप ध्यान रखोगे कि ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है कि ये जब अधिनियम पारित हुआ तो उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन हुआ करते थे? तो भारत के जो गवर्नर जनरल है वो उस समय हुआ करते थे लॉर्ड कैनिंग। हालांकि आप देखो कि कैनिंग पर इसका प्रभाव क्या पड़ा उसकी भी हम बात करेंगे। तो अब जो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम है इसके बाद विधवाओं के जीवन में परिवर्तन क्या आया? तो एक तो बात ये रही कि जो विधवाएं हैं वो क्या कर सकती थी? वापस अब विवाह कर सकती थी। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई इतने बड़े पैमाने पर विधवाएं होती क्यों थी? तो आप देखो कि विधवा होने के यदि अपन कारण देखें तो एक तो थे बेमेल विवाह। उस दौर में हम देखते हैं कि बेमेल विवाह हुआ करते थे। इसका अर्थ है कि बड़ी उम्र का दूल्हा हुआ करता था, छोटी उम्र की लड़की हुआ करती थी। आप देखो कि इस प्रकार के विवाह भी देखने में आए हैं कि 50 साल का आदमी है जिसका विवाह कर दिया जाता है 12-13 साल की लड़की के साथ। अब आप सोचो कि क्या परिस्थितियाँ रही होगी। दूसरा, बहु पत्नी प्रथा हुआ करती थी। बहुपत्नी प्रथा में क्या है कि एक आदमी है 10 औरतें हैं। मध्यकाल में तो हम देखते हैं 5-5 हज़ार औरतें हुआ करती थी। अब आप देखो कि मध्यकाल में एक आदमी जब मर जाया करता था तो इकट्ठी 5000 जो महिलाएं वो क्या हो जाती थी? विधवा हो जाती थी। हालांकि उतनी खराब स्थितियाँ नहीं थी, फिर भी आप देखो कि बहुपत्नी प्रथा थी तो एक के क्या है 5-4 औरतें होना क्या था? नॉर्मल बात थी। तो अब एक आदमी चला गया है उसके साथ क्या होगी? 4-5 क्या हो चुकी है? विधवाएं हो चुकी है। दूसरा, बेमेल विवाह है। अब आदमी चला गया और जो विधवा है उसकी उम्र कितनी है? 12 साल 13 साल। अब आप देखो कि इस 12 साल 13 साल की लड़की को पूरा जीवन इन कुरीतियों के अधीन जीना होता था। सोचो आप कितनी समस्याएं इनको उठानी होती थी। तो दूसरा, अब ये जो विधवा पुनर्विवाह हुआ इससे परिवर्तन क्या आया? परिवर्तन की यदि अपन बात करें तो परिवर्तन ये रहा कि विधवा पुनर्विवाह जो है अधिनियम 1956 का इसका नियम था 15। इसका नियम था 15। इसके तहत विधवा पुनर्विवाह जो है इसको क्या माना गया था? वेद माना गया था। ठीक है, विवाह वेद हो गया है। और दूसरा, अब आप देखें कि अब एक मान लो कि पहले कोई विडो थी और अब उसका विवाह हो गया किसी पुरुष के साथ, तो अब आप देखो इनकी जो संतान है इनकी संतानों को पहले अवैध माना जाता था, नाजायज़ माना जाता था। और उन्हें क्या है, पहली बात तो विवाह नहीं होते थे। यदि मान लो कोई विवाह हो गया बाई चांस तो उसके बाद क्या है कि इनकी जो संतानें हुआ करती थी उनको अवैध माना जाता था। उनको संपत्ति वगैरह में किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं होता था। लेकिन इस अधिनियम के बाद आप देखो कि इनकी जो संतानें हैं उनको भी वैध माना गया और वेद माना गया इनकी संतानों को, और इनको भी अपने पिता की संपत्ति में इसका क्या रहा है? अधिकार था। दूसरी बात ये थी कि अब आप देखो कि उस समय का जो समाज है उस समय का समाज इस परिवर्तन को स्वीकार नहीं करता था। इसी कारण क्या है कि सरकार ने इस बात को देखा कि अभी हमने विधवा पुनर्विवाह अधिनियम तो बना दिया, अब क्या है कि ये हो सकता है कि इस पुरुष को क्या करे, ये परेशान करे, इसका सामाजिक बहिष्कार कर दे या इसके साथ कोई मारपीट वगैरह करे ये। तो इस कारण क्या है, इस पुरुष को भी क्या है इसी अधिनियम से क्या मिली है? सुरक्षा मिली है। हो सकता है ये पहला ही अधिनियम रहा हो जिसमें क्या है बेचारे किसी पुरुष को भी क्या मिली है? सुरक्षा मिली है। तो ये जो अधिनियम रहा है इसमें जो विवाह करने वाला जो व्यक्ति है उसको भी सुरक्षा मिलती है और इसकी जो संतानें थी उनको वेद माना गया उसमें, और इनका जो संपत्ति का अधिकार रहा। और ये जो महिला जो थी इस महिला को भी अपने ये जो पुरुष है इस पुरुष से शादी के बाद इसकी संपत्ति में भी क्या है? इसको अधिकार मिला था। तो ये जो बातें हैं आप ध्यान रखेंगे। अब आप देखो कि कंपनी ने कुछ कार्य तो क्या ठीक किए थे, हालांकि बुरे कार्यों की जो सूची है वो ज़्यादा लंबी है, लेकिन ये जो कार्य है ये कार्य मानवता के पक्ष में था। और आप देखो कि इस प्रकार के जो परिवर्तन है ये उस दौर का जो समाज है उसने स्वीकार नहीं किए थे। इसी कारण हम देखते हैं कि 1857 की जो क्रांति है, 1857 की क्रांति के बारे में जब अंग्रेज़ों ने विचार किया तो उन्होंने ये सोचा कि भाई हम लोग जो हैं भारतीयों की सामाजिक और धार्मिक जो नीतियां हैं या इनकी जो रूढ़ियां हैं या जो कुरीतियां हैं उनमें जब हम हस्तक्षेप करते हैं तो ये जो बात है ये बात भी यहाँ के लोगों को ठीक नहीं लगती। इसी कारण आप देखो कि 1858 में
जब इलाहाबाद का दरबार लगता है। इलाहाबाद का जो दरबार है वो दरबार लगा और वहाँ ये जो कैनिंग है ये घोषणा करता है कि हम भारतीयों के जो सामाजिक और धार्मिक मामले हैं उसमें हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार के जो कार्य हैं उनको भी समाज ने स्वीकार नहीं किया, जबकि ये कार्य क्या था, ठीक था। और आपको ये सोच करके बुरा लग रहा होगा या आप ये सोच करके विश्वास नहीं कर रहे होंगे कि जो एज ऑफ, ये कभी आपके प्रश्न आए, एज ऑफ कंसेंट जो है जिसमें बालिकाओं के विवाह की उम्र को बढ़ाया गया था, बालिकाओं के विवाह की क्या है, उम्र को बढ़ाया था। और इस बात का भी विरोध जो है वो करते हैं कौन, बाल गंगाधर तिलक जो है, तिलक ने भी इनका विरोध किया था। हालांकि तिलक का जो विरोध करना है वो अलग तरीके से था। भाई तिलक जो है वो ये सोचते थे कि भाई अंग्रेज़ों को कोई अधिकार नहीं है कि वो हमारे समाज में क्या करे, हस्तक्षेप करे। ठीक है, जब हम इसकी बात करेंगे तो वहाँ और ही विस्तार से हम इसकी बात करेंगे। तो ये आपका रहा है विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। और आप इस बात को और देख लें कि इसके तहत पहला जो विवाह है वो हुआ था आपके दिसंबर 1856 में, इसके तहत पहला विवाह हुआ था। और ये जो विवाह है ये भी ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से ही हुआ था। और ये विवाह रहा आपके कहाँ पर, कलकत्ता के अंदर या अपने बंगाल के अंदर। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो हैं वो भी कहाँ से संबंधित रहे हैं, बंगाल से संबंधित रहे हैं। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।